अभी लाहौर में भी जो जलसा इनका होने वाला है, हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है कि हम नहीं रोकेंगे। पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए, और अगर इन्होंने किया, जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुल्तान जलसे के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लाहौर के जलसे से नहीं रोका जाएगा, मुकदमा जरूर बनाए जाएंगे मगर मुल्तान की तरह नहीं रोका जाएगा। आज काबीना में भी इस मामले पर बात हुई है। कल भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस हवाले से पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर एतराज़ उठा रहे थे। आज काबीना के अंदर का अहवाल भी यही है, जो ज़राए से खबरें आई हैं कि एतराज़ उठाया गया। उसके बाद ये फैसला काबीना इजलास के बाद शिबली फराज साहब की तरफ से पहुंचाया गया। फवाद चौधरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं आज काबीना में, क्या वो उनसे पूछेंगे। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग से हमारे पास मौजूद होंगे। उनके लिए बड़ा चैलेंज है, अब कैसे जलसे से ग्राउंड भरेंगे जब हुकूमत इजाज़त देगी। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से हैंडल किया गया उससे मुतमईन नहीं थे? आपने तो अदम इत्मीनान का इजहार भी किया था। आज काबीना की मीटिंग में भी यही बात हुई जिसके बाद इजाज़त दी गई है। नहीं, देखिए, शायद पहली बात तो यह है कि आई होप यू विल अप्रिशिएट कि ये मुश्किल फैसला है। एक तरफ फैसला ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक सीन क्रिएट हो, लोगों को लाठियां पड़े और लगे कि हुकूमत को सख्ती कर रही है, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि NCOC की गाइडलाइन है, आपने एक फैसला किया है कि आपने जलसे और इज्तिमा नहीं होने देने क्योंकि कोरोना फैल रहा है। पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद कोरोना की शरह ऊपर चली गई। मुल्तान, भावलपुर में भी सिचुएशन जो है वो इस तरह ही आई। सो गवर्नमेंट के लिए, कोई भी हुकूमत होगी, एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि आखिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि जो जमहूरी रवायात हैं वो भी बरकरार रहें, जलसे जुलूस की इजाज़त भी रहे, लेकिन कोरोना भी ना फैले। तो इसीलिए मैंने तो तजवीज़ दी थी कि बेहतर होगा कि अगर आप वर्चुअल जलसे कर रहे हैं, क्योंकि मकसद तो आपका बात ही पहुंचाना है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन इस वक्त उसके ऊपर नहीं मानी, और वो उनका ख्याल है कि इससे हुकूमत पे दबाव पड़ता है। हालांकि दबाव वगैरह कोई नहीं पड़ता। वैसे मगर ये बेहतर ना होता कि हुकूमत खुद भी फ्रॉम द फ्रंट लीड करती, गिलगित बल्तिस्तान की पहले वर्चुअल कैंपेन कर लेते, वज़ीर आज़म सवात में हाफिज़ाबाद में वर्चुअल खिताब कर लेते, असद उमर साहब शक्कर की तकरीब में वर्चुअल कर लेते, जमात इस्लामी के खिलाफ अगर मुकदमे करने हैं तो उसी तरीके से कर लें जिस तरीके से अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कोरोना से ज़्यादा अपोजिशन की फिक्र है, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो NCOC के डिसीजन है वो तो गिलगित बल्तिस्तान के तो बाद आया था, लेकिन जो जमात इस्लामी का जो मामला है वो ये है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, और ये एक अलहदा बात है कि जजेस को इस तरह के केसेस में इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वो एक अलहदा बात है। और मेरा जाहिर है कि इसके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है कि अदालतों को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से या उस तरह तो है नहीं। कोरोना का ताल्लुक तो इज्तिमा से है। इज्तिमा चाहे PTI करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे PMLN करे, कोई भी इज्तिमा करेगा, चाहे मजहबी हो, सियासी हो या आपका समाजी हो, उससे कोरोना फैलेगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत को खतरा नहीं है, मगर एक दूसरी बात आप कहते थे कि बहरहाल एक अदम इस्तेहकाम होता है। अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो आप समझते हैं कि जो खतरा था अदम इस्तेहकाम का भी टल गया है, या फिर अभी मौजूद है जो अपोजिशन पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कम से कम मेरी तो वरी है, और वो एक तो फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी है, जो एक हिस्ट्री है मजहबी जमातों की, उनमें जानी जिंदगियां जो इंसानी जिंदगी है उसकी को बहुत अहमियत रही नहीं है, और मुझे ये शक है और ये मुझे लगता है कि इसको एक पुरतशद्दुद तहरीक बनाने की कोशिश की जाएगी, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कतई नज़र इसके कि उसमें लोग कितने शामिल हैं, बहरहाल उससे एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर आता है और ये नहीं आना चाहिए। और इसीलिए आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम के ऊपर भी और कई जगहों के ऊपर भी मैंने तो हमेशा जोर दिया है कि एक डायलॉग की ज़रूरत है और बातचीत होनी चाहिए, और हमें एक रूल ऑफ गेम जो है वो तय करने चाहिए। अच्छा, मगर रूल ऑफ गेम उसी वक्त तय होंगे ना जब डायलॉग होगा। डायलॉग के लिए हुकूमत अपोजिशन को अप्रोच करेगी, जो कि नहीं कर रही है। यहाँ पे
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो ये है कि वो आप केसेस से गुफ्तगू जो है वो शुरू करे। अब पहले भी जब फैटफ का भी बात हुई तो आपने देखा कि अपोजिशन ने एक पुलंदा दे दिया कि ये नैब की प्रोविजंस जो है उनको चेंज करें। पीटीआई का और इमरान खान का जो एक प्रॉब्लम कह लें या जो उनका एक इस वक्त या जो सारे की सारा हमारा जो नैरेटिव खड़ा है पीटीआई का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस वक्त एक समझिए कि सियासत में जो उनका स्टैंडिंग रही है वो हमेशा एक एंटी करप्शन लीडर के तौर के ऊपर और पीटीआई एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर उभरी है। अब इस बुनियादी नैरेटिव से पीछे हटना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं है और मैं हमेशा अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनसे ये कहता हूं कि बातचीत वहां से शुरू होती है जहां पे कुछ कॉमन ग्राउंड्स तय होने की गुंजाइश हो। मसलन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी है कि इलेक्शन ओपन होना चाहिए। बातचीत हमें उन जगहों से शुरू करनी चाहिए जहां पे आगे चल के कोई बात निकल आए। अगर आप सबसे ज्यादा मुतनाज़े पॉइंट्स के ऊपर बातचीत शुरू करना चाहेंगे तो जाहिर है कि शुरू हुई मुश्किल हो जाएगा तो फिर इख्तिताम कैसे होगा। वैसे मगर इन मुतनाज़े पॉइंट्स पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 2.25 साल आपकी हुकूमत को आए हुए हो गए हैं और इन 2.25 साल में करप्शन से लेके मंशियात तक के केसेस में अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाला गया, वो जेल से बाहर आ गए, अब तक कोई साबित नहीं हुआ। अदालतें कह रही हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो सियासी इंजीनियरिंग है। तो 2.25 साल में या तो आपके पास कुछ होता कि जी साबित हो गया, जब साबित नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता ये नैब के केसेस अब एक पॉलिटिकल एसेट से ज्यादा पॉलिटिकल लायबिलिटी आपके लिए है, तो आपको बात करनी चाहिए इन पर? 100% आपकी बात सही है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हमारा भी यही है और नैब के ऊपर भी यही। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई दफा ये बात की है कि हमारे यहाँ जो मुकदमात हैं वो बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं और फिर उनका जो है वो ये तासुर अच्छा नहीं जाता। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, इससे एक उम्मीद आई है कि ये केसेस किसी इंजाम पर पहुंचेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि या जो केसेस शुरू जो हों उस वक्त हों जब वो पक्का पता हो कि बड़े मजबूत केसेस है, वरना आप केसेस में लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, उससे पूरा इमेज ही तबाह हो जाता है अकाउंटेबिलिटी का भी और इदारों का भी। मतलब ये तो बड़ी मुनासिब तजवीज़ है। तो आपको नहीं लगता कम से कम इस पॉइंट पर अपोजिशन से बात कर ली जाए? केसेस की नोयत क्या होगी, गिरफ्तारी की नोयत क्या होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना लगे, जेन्युइन केसेस लगे और उससे फिर बात आगे बढ़ाई जाए? मैं आपसे 100% एग्री हूं, लेकिन बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बात शुरू वहां से होती है जहां पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप में कुछ इत्तफाक़ राय होता है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आपका इत्तफाक़ राय है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब हमने अपना बिल पेश कर दिया है, अपोजिशन इसके ऊपर बातचीत जो है उसको शुरू करे और अल्टीमेटली अगर बातचीत हो जाती है तो इससे हम बात आगे बढ़ाएंगे और इससे एक माहौल भी पैदा होगा, क्योंकि अभी तो माहौल ही नहीं ना रहा। आप देखिए कितनी तल्ख गुफ्तगू होती है जलसों में और फिर जाहिर रिस्पॉन्ड भी तल्ख होता है, तो इतनी तल्खियों में कैसे बात होगी? बहुत शुक्रिया। फौजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कल आप एतराज कर रहे थे, हुकूमत ने लाहौर जलसे की इजाजत दे दी है, आपके लिए चैलेंज होगा कि जलसा बड़ा करें, नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये कोई चैलेंज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मीनारे पाकिस्तान पे होने वाले तमाम जलसों का रिकॉर्ड जो है वो मीडिया के पास भी है, लोगों के ज़हनों में भी है। इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को पीडीएम का जलसा जिसकी होस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो लाहौर में होने जा रहा है, वो तमाम पिछले जलसों से बढ़ के होगा और एक मसाली और तारीख़ी जलसा होगा। ऐसा मगर गुजरावाला जलसे के बारे में इंडिपेंडेंट ओपिनियन रहा कि उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा तवक्को की गई थी। पेशावर के जलसे के बारे में भी ये ओपिनियन है और बहरहाल बड़े जलसे की लाहौर में एक वैल्यू होती है। 2011 का जलसा तहरीक इंसाफ का आज तक कोट किया जाता है। कोरोना फैल रहा है, लोग परेशान हैं, कैसे भरेंगे आप ग्राउंड? देखें, कोरोना की जहाँ तक है और कोरोना का प्रोपेगेंडा जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, यकीनन उसके असरात तो होंगे। और कोरोना का प्रोपेगेंडा जो है, ये कोरोना का जो रोना गवर्नमेंट रो रही है, तो उस रोने के पीछे भी जो है वो यही हिकमत अमली है गवर्नमेंट की। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम आवाम से अपील करेंगे कि वो अपने आप को ख़तरे में डाल के भी और अपने आप को जो है वो हर कीमत पे वहाँ पे पहुँच के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
और ये जो एक नाजायज़ सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हो गई है, इससे निजात के लिए वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे अपनी मौजूदगी से अपना अजहार करें, ताकि तमाम लोगों को, तमाम कुव्वतों को ये बात वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त अपने वोट की इज़्ज़त चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम वोट के फ़ैसले को तस्लीम करवाना चाहते हैं। मतलब इसके लिए निकलें, अपनी जान को ख़तरे में डालकर इस अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें, या इसलिए निकलें कि अपोजिशन हुकूमत को बैक फुट पर ले जाकर डायलॉग की मेज़ पर बेहतर लेवरेज के साथ बारगेन कर सके? किस लिए निकलें? नहीं शाहजेब, कितना बैकफुट पे जाएं, कितना बैकफुट पे जाएं, किस बैकफुट की बात है? हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का आइन है, ये मुतफ़िक़ का आइन है, ये सब ने मिलकर बनाया है, ये मुल्क, ये आइन इस मुल्क की यकजहती की अलामत है, इस मुल्क की वजह से ये आपकी फेडरेशन जो है उसका वजूद है, वो भाई इसके ऊपर अमल करें, इसमें जो लिखा है उसको तस्लीम करें। इसके अलावा और हम किसको बैकफुट पे भेजें? किसी को हम बैकफुट पे नहीं भेजना चाहते। हम सब की इज़्ज़त करते हैं, हम सब का एहतराम चाहते हैं, सब की इज़्ज़त चाहते हैं, लेकिन आइन में जो दर्ज है, जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्फिक है, उसके मुताबिक जो है वो जिसके ज़ुम्मे जो है वो करे और जो नहीं है वो ना करे। बस अब अगर ये बयानिया भी किस हद तक रहना है कि आवाम अपनी जान को खतरे में डालकर आपके लिए निकलें, कोरोना और फैले और मुल्क का नुकसान हो, क्योंकि वोट को इज्जत दो का आपने नारा लगाया, फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को अनकंडीशनली वोट दे दिया, फिर उसी आर्मी चीफ पर नवाज शरीफ साहब अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट एक बेहतर डील है या वोट को इज्जत है? किस लिए निकले आवाम? 2018 का इलेक्शन फ्री था, 2018 का इलेक्शन फेयर हुआ है, उससे पहले प्री पोल जो रिगिंग हुई है, किस तरह से लोगों को जो है वो पकड़ पकड़ के जो है एक जमात से निकाल के दूसरी जमात में जो है वो दाखिल किया गया है, किस तरह से जो है वो पोलिंग डे वाले दिन जो है वो RTS फेल करके हर हल्के में जो है वो जो हुआ है। मामला ये है कि ये मुल्क इसलिए बना था कि इस तरह से जो है वो मामलात को चलाया जाए और उसके बाद जो है वो मर्जी के लोगों को जो है वो बिठा दिया जाए। वैसे मगर ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, मगर क्या आपकी तहरीक इसलिए है जिसके लिए ये मुल्क बना था? हम ये कहते हैं कि जिस लिए बना था उस तरफ आ जाएं। चलें, आप इस बात को छोड़ें, 70 सालों में सबसे गलतियां हुई, लेकिन बिल आखिर आपने एक मकाम, एक जो है वो पोजीशन ऐसी आ जाती है कि उसके बाद फिर गलती की गुंजाइश नहीं रहती। मियां नवाज शरीफ ने जब 2015 में कहा था कि आओ भी बैठो अपना घर जो है उसको ठीक कर लो, तो उसको कहा गया कि जी ये तो मोदी के साथ यारी है, ये तो इंडिया की बात है, ये तो कौमी मफाद के बात है। अब फिर सारा कुछ वो किया कि नहीं किया? बेइज्जत होके किया और इसके बावजूद जान नहीं छूट रही। ये फैटअप की जो लेजिस्लेशन हुई है क्या हुई है? ये सारा कुछ वही था। उस वक्त अगर कर लेते तो इज्जत से कर लेते, उस वक्त अगर कर लेते तो ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट ना जाते, उस वक्त नहीं किया। अब सारी दुनिया जो है वो जूते के साथ, डंडे के साथ आपसे सारा कुछ करवा रही है और आप कर भी रहे हैं और जलील भी हो रहे हैं। आए एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएं, अवाम जो फैसला करें, इनके हक़ में करें हम तस्लीम करेंगे, किसी और के हक़ में करें हम तस्लीम करेंगे, अगर हमारे हक़ में होगा तो बाकी तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया हसन साहब की राय आपने सुनी। हुकूमत क्यों लाहौर जलसे की इजाज़त दे रही है, अपोजिशन क्या करने जा रही है, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आमिर मीर साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ने अपोजिशन को लाहौर जलसे की इजाज़त दे दी है, क्या मामला है? आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब, जो मुल्तान में हुआ उसके बाद गलती का इदराक हो गया हुकूमत को, या फिर हुकूमत समझती है कि लाहौर में बड़ा जलसा नहीं कर पाएंगे, अपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी? देखिए शाहजेब साहब, इस किस्म की बयानबाजी जो है ये मुल्तान के जलसे से पहले भी हुई थी। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी कि इमरान खान साहब की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपोजिशन को जलसों से नहीं रोकेंगे, लेकिन शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं, हम तो आपको रोकेंगे और हम तो आपको जलसा नहीं करने देंगे। तो आज जो कहा गया है कि जी हम अपोजिशन को नहीं रोकेंगे लाहौर में, देखिए लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाहौर की जो ज़िला इंतजामिया है, वो तभी भी अपोजिशन को जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही। और फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही है कि हमने कानून में कोई तब्दीली नहीं की, कानून अपनी जगह पे कायम है, अपोजिशन को जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो करते हैं तो वो करें, लेकिन उनके खिलाफ फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। तो ये एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी है और मेरा ख्याल है ये जानबूझ के
ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। लेकिन इस कंफ्यूज्ड पॉलिसी का मुल्तान में हुकूमत को कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्तान में हुकूमत को नुकसान हुआ है। और लाहौर के जलसे के लिए भी अगर हुकूमत की यही पॉलिसी हुई कि गो की कैफियत रखनी है और कोई क्लियर स्टांस नहीं लेना, तो इसका ऑपोजिशन को फायदा होगा और हुकूमत को नुकसान होगा। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो एक डबल पॉलिसी है, एक कंफ्यूज पॉलिसी है, ये पॉलिसी खत्म करें। अगर आपने ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत देनी है तो दें आप, अगर नहीं देनी तो ना दें। अगर आप नहीं भी देंगे वो फिर भी जलसा करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप इजाजत दे दें, ताकि ऑपोजिशन जो है वो अगर मीनार पाकिस्तान की जलसागाह जो है वो नहीं भर पाती तो फिर आपके पास एक मौका होगा, आप उन पर तनकीद कर सकेंगे। लेकिन कल जो मुल्तान में आपने किया कि स्टेडियम को बंद कर दिया और उन्होंने घंटाघर में चौक में जलसा कर लिया, तो उससे तो ऑपोजिशन जो है वो जीत गई है, वो तो विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। तो लाहौर में भी अगर आपकी यही पॉलिसी होगी तो इससे हुकूमत को बहुत शदीद नुकसान होगा। मगर मिर्जा साहब, ऑपोजिशन को भी क्लैरिटी है कि उन्होंने करना क्या है। वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं, जाहिर है उनके मांगने पर तो इस्तीफा देंगे नहीं, जलसा आखिरी रह गया, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे, कोई क्लैरिटी है उन्हें? देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी के मुंह को खून लग जाता है तो फिर वो बार बार जो है वो इंसानों को खाता है। जिस शेर के मुंह को खून लग जाए, इंसानी खून लग जाए, फिर वो बार बार इंसानों का शिकार करता है। तो ये जो हुकूमत है ना, इसने दरअसल ऑपोजिशन के मुंह को खून लगा दिया है। अब देखें कि ये ऑपोजिशन ने मुल्तान में 3-4 घंटे का जलसा करना था, लेकिन ये जलसा जो है ये मीडिया पर 3-4 दिन तक होता रहा। वो जिस दिन उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की उसी दिन जलसे का माहौल बन गया। तो ये ऑपोजिशन को तो मजा आ रहा है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, लोग उससे मर रहे हैं, लेकिन ना अपोजिशन को अपनी जान की परवाह है, ना लीडरों को अपनी जान की परवाह है, ना कारकुनों को अपनी जान की परवाह है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, उसमें इख्तिलाफ राय जो है वो इंतकाम बन चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि जी ऑपोजिशन की लीडरशिप जो है, देखें वो लोगों को खींच के जलसों में ला रही है। जिसने जलसे में नहीं जाना वो नहीं जाएगा। लेकिन आप देखें कि कल भी मुल्तान में बड़ी तादाद में लोग आए, तो क्या उन लोगों को नहीं पता कि मुल्क में कोरोना फैला हुआ है? क्या वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या आसफा भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे आ गए? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस के बावजूद अगर लोग बड़ी तादाद में अभी भी घरों से निकल रहे हैं, अगर वो पेशावर के जलसे में भी आते हैं, अगर वो मुल्तान में भी आते हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान और बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के खतरे को वाला ताक रखकर जलसों में आ रहे हैं। और फिर हुकूमत जो है उसकी गलत पॉलिसी से भी ऑपोजिशन को फायदा होता है। तो एक तरह से ऑपोजिशन जो है ना, उसको अब मजा आ रहा है, और वो यही मजा दोबारा वो लाहौर में लेना चाहेगी। और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की जो उनकी जो क़यादत है, उसकी जो प्लानिंग है वो बड़ी क्लियर है। कुछ वो आपके साथ मीडिया के साथ वो शेयर कर चुके हैं, कुछ वो नहीं कर रहे। उन्होंने अल्टीमेटली आना है इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने मार्च करना है। और मुझे लगता है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, और ऑपोजिशन की ये पॉलिसी है कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो हुकूमत जितना टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को इसका फायदा होगा और ऑपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। सब अगर फायदा क्या होगा, ऑपोजिशन हुकूमत तो नहीं गिरा पाएंगे, तो मुज़ाकरात की मेज पर जब आए तो अल्टीमेटली बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन हो, बेहतर डील के लिए यह मकसद है? नहीं शाहदेव साहब, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। मैंने इस पर बहुत लोगों के साथ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बहुत बात किया है। यकीनन ऑपोजिशन में कुछ लोग जो हैं वो एक नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है, लेकिन जो लोग ये नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं वो बहुत माइनॉरिटी में हैं। और पहले पीपल्स पार्टी भी इस पर तैयार थी, अब पीपल्स पार्टी की भी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि अब डायलॉग का वक्त गुजर चुका है। डायलॉग अगर होना था तो वो ये पिछले कुछ दिनों में हो जाता। ये कोरोना वायरस के जो जलसे हैं ये ना होते अगर डायलॉग शुरू हो जाता, तो वो अब डायलॉग नहीं होगा। और ऑपोजिशन जो है, उस ऑपोजिशन की क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान के पास। तो जब तक मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के साथ, उनकी हुकूमत के साथ मौलाना फजलुर रहमान को डायलॉग करेंगे। मुझे कोई डायलॉग नजर नहीं आ रहा, और ऑपोजिशन जो है वो अल्टीमेटली इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। बहुत शुक्रिया। एक और खबर पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के फ्लैगशिप मंसूबे 10 बिलियन ट्री सुनामी का नोटिस ले लिया है और मंसूबे की तमाम तर तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और वफाकी हुकूमत पर बरहम नजर आई। अदालती रिमार्क सामने आए कि कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है मगर असल में जंगल कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत की। वफाक और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा कौन चला रहा है। माजरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं। KPK का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? बलूचिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी है ही नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे? दौरान समाज सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी ने अदालत को बताया कि 1 साल में 43 करोड़ दरख्त लग चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या आपने खुद इतने दरख्त लगे हुए देखे हैं? सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने जवाब दिया कि इतने दरख्त लगे हुए देखना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 10 अरब दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट नाकाबिले फहम है। इतने दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? जिस पर इस्लामाबाद इंतजामिया के नुमाइंदों ने बताया कि तमाम तफसीलात अदालत में जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया किस कदर नाअहल है। शहर में दरख्त कट रहे हैं। कश्मीर हाईवे पर टेढ़े मेढ़े दरख्त लगे हुए हैं। दरख्त खूबसूरती के बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। दुनिया में सड़कों के किनारे कितने खूबसूरत पौधे लगे होते हैं। हमारे मुल्क में सड़कों के किनारे जंगल बना दिया जाता है। अदालती रिमार्क्स पर डायरेक्टर माहौलियात CDA ने बताया कि उन्हें 2 साल से कोई फंड नहीं मिला। दौरान समाज सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा को सख्त अदालती रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियात से कहा कि आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। कुमराट में दरख्त कटते हुए खुद देख कर आया हूँ, वहाँ पर हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं। जिस पर सेक्रेटरी माहौलियात ने अदालत को बताया कि मकामी आबादी को दर्जा हरारत कम होने पर दरख्त काटने का कोटा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को दरख्त काटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका है। झील के इतराफ कोई दरख्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माहौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं है। आपको किस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए ताकि आप जंगलात का दौरा कर सकें? मालम जब्बा समेत जहां चले जाएं जंगलात की कटाई ही कटाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी साहिब काम नहीं करेंगे तो जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। दौरान समाअत अदालत सिंध हुकूमत पर भी बरहम नजर आई। सिंध हुकूमत की तरफ से जंगलात से मुतालिक रिपोर्ट न आने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जो भी फंड्स जाते हैं वो डूब जाते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं है। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे? सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। पूरे जंगल साफ हो गए लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक हालिया रिपोर्ट में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। समाअत के आखिर में अदालत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे और उस पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अब तक लगने वाले दरख्तों की सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। बिलियन ट्री सुनामी तहरीक इंसाफ हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था, जिसमें बेज़ाब्दगियों की शिकायत भी सामने आई। जब द न्यूज़ में अरशद अजीज़ मलिक ने इसकी निशानदही की तो उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा हुकूमत ने कर दिया, मगर पेशावर की मकामी अदालत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। बाद में खुद हुकूमत ने बेज़ाब्दगियों को तस्लीम कर लिया और उसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की। इसके अलावा नैब भी इस मंसूबे की तहकीकात कर रहा है। अप्रैल 2018 में नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया। रवा साल जनवरी में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नैब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशंस में तब्दील करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद सितंबर में चेयरमैन नैब की जानिब से इस मंसूबे के खिलाफ 4 इन्वेस्टिगेशंस और 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। मईशत के हवाले से मस्बत खबर सामने आई है। नवंबर में बरामदाद में इजाफा हुआ है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट किया और कहा कि नवंबर में हमारी बरामदाद में गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में 7.2% का इजाफा हुआ है। इस बार फिर से $2 अरब से ज़्यादा बरामदाद हुई हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मजीद बताया कि नवंबर में हमारी बरामदाद बढ़कर $2.1 अरब हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में ये $2 अरब थी। रवा साल के पहले 5 माह में हमारी बरामदाद बढ़कर $9.7 अरब हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में
ये 9.5 अरब डॉलर्स थीं। इसके अलावा नवंबर के महीने में महंगाई में भी ज़रा कमी आई है। नंबर्स जो आए हैं उसमें महंगाई 8.3% हो गई है। अक्टूबर में 8.9% थी, मगर खाने पीने की अशिया अब भी एक मसला है। अर्बन फूड इन्फ्लेशन यानी शहरी इलाकों में 13% है महंगाई, और रूरल यानी दही इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 16% है। दूसरी तरफ हुकूमत इस साल के लिए टैक्स वसूली का 4,963 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर चुकी है, मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 24% का ये इजाफा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब तक के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% का इजाफा हुआ है। सूरत हाल बरकरार रही यही तो FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं कर सकेगा। FBR के मुताबिक नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ 348 अरब रुपए था, जबकि टैक्स वसूली 347 अरब रुपए हुई है, हदफ से 1 अरब रुपए कम। मगर जुलाई से नवंबर तक यानी 5 महीनों का हदफ हासिल कर लिया गया है। इन 5 महीनों में टैक्स वसूली का हदफ 1,669 अरब रुपए था और 1,688 अरब रुपए जमा हुए हैं, यानी 19 अरब रुपए ज्यादा जमा हुए हैं। FBR के हदफ के हवाले से द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक FBR 2,000 अरब रुपए जमा कर लेगा, मगर फिर जनवरी से जून तक 6 महीनों में FBR को हदफ हासिल करने के लिए मजीद 3,000 अरब रुपए जमा करना होंगे, यानी हर महीने 500 अरब रुपए। 5 महीनों का हदफ तो हासिल कर लिया गया, मगर नवंबर मुसलसल तीसरा महीना है जब FBR 1 महीने में अपना हदफ हासिल नहीं कर सका। जुलाई में FBR ने हदफ से 57 अरब रुपए ज्यादा जमा किए थे, जिसकी वजह से अब तक 5 महीनों का हदफ हासिल हो सका है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत मजीद टैक्स लगाएगी। अहम बात यह है कि रवां साल FBR टैक्स नेट बढ़ाने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तौसीशुदा डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, मगर अब तक सिर्फ 11 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं, और अगर मजीद 19 लाख अफराद अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराएंगे तो गुज़िश्ता साल जितने टैक्स रिटर्न्स जमा हो सकेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल 29,40,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए थे। इसलिए अगर रोजाना 2,35,000 अफराद टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं तो ही 1 हफ्ते की डेडलाइन में 19 लाख अफराद के टैक्स रिटर्न्स जमा हो सकेंगे। खबर के मुताबिक इस सूरत हाल में FBR के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दे, और दूसरा ये कि वक्त पर टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वालों के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन शुरू कर दे, मगर दूसरे ऑप्शन पर अमल करने के इम्कानात कम है। खबर के मुताबिक टैक्स वसूली में कमी बहुत अहम मामला है, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक FBR के मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री नहीं कर सके हैं और FBR को एडहॉक बुनियादों पर चलाया जा रहा है। इस वक्त FBR टैक्स वसूली में जो ग्रोथ है वो सिर्फ 4.2% की है, जो 4,963 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए बहुत कम है। कम से कम 22% की ग्रोथ होनी चाहिए। IMF ने अंदाजा लगाया है कि टैक्स वसूली हदफ से 300 अरब रुपए कम होगी और हुकूमत से कहा है कि मिनी बजट पेश करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करें। मुल्की मसाइल, महंगाई, मईशत और वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ के हवाले से पल्स कंसल्टेंट का हालिया सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक 40% अफराद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि 37% अफराद ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसी तरह सर्वे के मुताबिक 49% अफराद की राय है कि मुल्क की मजमूई सिमत दुरुस्त नहीं है, जबकि 43% अफराद की राय है कि मुल्क की मजमूई सिमत दुरुस्त है। सर्वे के मुताबिक 51% अफराद ने मुल्क की सियासी सिमत को गलत, जबकि 41% ने मुल्क की सियासी सिमत को सही करार दिया। 63% अफराद के मुताबिक मुल्क की मईशत गलत सिमत में जा रही है, जबकि सिर्फ 30% अफराद के मुताबिक मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। इसी तरह सर्वे में 46% अफराद ने इमरान खान के मुआशी बहरान हल करने के दावों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 10% ने वज़ीर आज़म के दावों पर एतमाद का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक 64% अफराद की राय में मौजूदा दौर में करप्शन में इजाफा हुआ, जबकि 25% का ख्याल है कि करप्शन में कमी आई है। सर्वे के मुताबिक 47% अफराद ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया, 29% ने बेरोजगारी, 16% ने करप्शन, 2% ने लोड शेडिंग और 1% ने मसला कश्मीर को सबसे बड़ा मसला करार दिया। सर्वे के मुताबिक 46% अफराद का ख्याल है कि मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, जबकि 37% अफराद ने इसकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों के कर्जों पर डाली। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, 4.5 माह बाद मुल्क में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 67 अमवात हो चुकी हैं, जो 4.5 माह के दौरान एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात हैं। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, कोरोना से महफूज रहिए। इत्याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।